अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा मैंने आपके साथ जो 15 क्वेश्चंस शेयर किए थे उसमें कुछ स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन आ रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहे या हमें नेट से नहीं मिल रहे। मैं एक दफ़ा उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवा देती हूँ। उनके आंसर्स फिर आपने ख़ुद लिखने हैं। आंसर्स मैं आपको एज सच रिटन फॉर्म में नहीं दूँगी, हाँ कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं इन क्वेश्चंस में जो आपने करने हैं। उनमें फ़र्स्ट वाला आपका टॉपिक आता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में से दिए हैं, मेल्टिंग में से। वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन पहले तो मैं मेल्टिंग दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेल्टिंग क्या थी? मेल्टिंग में क्या होगा कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हमने बोला था मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मीन्स ये था कि इसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। 2 तरह के प्रोसेसेस आपके पास होते हैं, एक है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर, और एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्मिक मीन्स हीट, ठीक है जी। तो एंडोथर्मिक मतलब हीट इनसाइड लेके जानी है, अंदर लेके जानी है, हीट एब्जॉर्ब करनी है। और एक्सोथर्मिक मीन्स कि हीट आपने रिलीज़ करनी है, बॉडी से बाहर निकालनी है। ये तो था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। मेल्टिंग को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस है हमारा, मेल्टिंग जो है वो एंडोथर्मिक हो गया, हीट एब्जॉर्ब की जाती है। अब देखो बेटा, इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी थी आइस की, ठीक है। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप आइस को बाहर रखेंगे इन्वायरमेंट में तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी इन्वायरमेंट की और वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर नीचे पानी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। अब फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये था ना, इंटर मीन्स इन बिटवीन या दरमियान में, ठीक है। इंटर का मतलब होता है दरमियान में। मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस, जो फोर्सेस हैं, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आप उस सब्सटेंस को उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता चला जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा दैट इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर। एंड इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक देन योर मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोअर। तो इससे आपको ये भी पता चल सकता है, अगर किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया जाए वो ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता चला जा रहा है। और अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इट मीन्स कि आपकी जो सब्सटेंस है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो घर में आपका नमक है, नमक आप अगर चूल्हे पे रखें तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में जो चूल्हा है ना उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 to 115 और 120 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें। इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपके घर में चूल्हे पे पॉसिबल नहीं होता, या मैक्सिमम अगर आपने करना है, आपकी कोई बड़ा अच्छा फ्यूल आ रहा है, गैस आ रही है, तो 150 डिग्री, इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर नहीं जाता, 150 डिग्री से अबव नहीं जाता। तो अब सॉल्ट को मेल्ट करने के लिए 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्री में पॉसिबल हो सकता है इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना। आपका क्वेश्चन ये था कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है जबकि सॉल्ट आपका 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा। व्हाट विल यू प्रेडिक्ट अबाउट देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप क्या बताएंगे कि आइस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं और सॉल्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। तो बेटा आइस वाटर है ना, वाटर में हमेशा होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग की टाइप्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम जाके यूनिट नंबर 6 में करेंगे। लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाटर के अंदर या तो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 2 तरह की बॉन्डिंग्स होंगी वाटर के अंदर। अब आइस जो थी वो भी पानी की बनी हुई थी ना, तो ये बॉन्डिंग वीक है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है। जबकि जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट में आपका सॉल्ट का फार्मूला है NaCl। जो घर में आप नमक खाते हैं ना उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और उसका फार्मूला है NaCl। अब इसमें जो बॉन्डिंग है वो होती है जी आयनिक बॉन्डिंग सॉल्ट में, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इन बॉन्ड्स को, इन कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अगर सॉल्ट का टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट मीन्स कि इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सॉल्ट में आयनिक बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको इतना ईजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका टॉपिक से था, मेल्टिंग के टॉपिक से। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फ्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रीजिंग था और फ्रीजिंग में से आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एंड 7, यस, ये 4 क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 और 7 ये फ्रीजिंग के टॉपिक में से हैं। अब मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो मैं फ्रीजिंग का फिनोमेना हल्का सा आपको बता देती हूँ। फ्रीजिंग में क्या होगा कि आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज़ करेगा? ये हीट को रिलीज़ करेगा ना। लिक्विड ने ठंडा होना है, ठंडे होने का मतलब ये है कि उसने हीट रिलीज़ करनी है। तो ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। आपका मेल्टिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस था क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। फ्रीजिंग आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ की जाती है। ठीक हो गया। लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में और वो हीट को रिलीज़ कर देगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये था, वाई रोड सॉल्टिंग इज़ डन। रोड सॉल्टिंग क्या है, या रोड के ऊपर विंटर में, सर्दियों में नमक क्यों फेंका जाता है? यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कुछ, वहाँ पे आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है। ड्रॉप का मतलब ये है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -20, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जाता है कुछ एरियाज़ में। अब देखिए, अगर नॉर्मली -20 डिग्री टेम्परेचर है तो उन एरियाज़ में अब बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है या पानी भी ज़ाहिर होगा, स्नो फॉलिंग होगी। तो आइस, तो आपको पता है पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। लेट्स सपोज के रोड थी, बारिश हुई, अब बारिश में बारिश हो गई, बारिश के बाद टेम्परेचर -20 पे चला गया, 0 डिग्री पे तो आइस ने जम जाना है। तो बारिश का जो पानी था रोड के ऊपर, इट मीन्स कि वो तो जम गया, वो तो फ्रीज़ हो गया, उसकी तो स्नो बन गई, आइस बन गई। स्नो नहीं, सॉरी, आइस बन जाएगी। स्नो में और आइस में फ़र्क होता है। वो जो आपकी स्नो फॉलिंग होती है ना, जो रुई के गालों की तरह बर्फ़ आती है, नरम नरम सी, सॉफ्ट सी, उसे स्नो कहते हैं। और जो आपके फ्रीज़र में जमती है ना हार्ड वाली बर्फ़, उसे आइस कहते हैं। तो अब रोड पे क्या होगा, रोड पे आइस जम जाएगी। इस आइस की वजह से रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। अब रोड है तो उस रोड पे डेफिनेटली गाड़ियाँ तो चलेंगी ना। ये तो नहीं कि अगर बारिश हो रही है तो गाड़ियाँ रुक जाएं कहीं पे, गाड़ी ने चलना नहीं है जी, बारिश हो रही है, या उसके बाद भी गाड़ी रुकी रहे कि रोड पे बर्फ़ जम गई है तो हम नहीं चल सकते। तो इस केस में क्या होगा, जब रोड इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इन एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए उन एरियाज़ में रोड के ऊपर सॉल्ट गिरा दिया जाता है। उसमें एक सॉल्ट नहीं होता, एक नमक नहीं होता, डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं सॉल्ट के, जिनमें सोडियम और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, उन्हें मिक्स करके यहाँ पे गिरा दिया जाता है। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑलमोस्ट एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इम्प्योरिटीज़, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, ये इम्प्योरिटी है ना, जो भी आपका पानी है ना, अगर पानी एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें सॉल्ट आपकी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी वो चीज़ होती है जो आपकी चीज़ को गंदा कर दे, उसे प्योर ना रहने दे, इम्प्योर बना दे। तो अगर मैं पानी में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ तो वो मेरी इम्प्योरिटी है। इस पे बॉइलिंग पॉइंट पे और फ्रीजिंग पॉइंट पे, इन दोनों पे इम्प्योरिटीज़ का असर होगा। इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे बर्फ़ जम रही थी ना रोड्स पे, तो सॉल्ट गिराने की वजह से वो 0 डिग्री पे नहीं, वो कहीं -3, -4, -5, इवन -7 डिग्री पे जाके उस टाइम पे फ्रीज़ होना शुरू होती है आइस। उससे पहले आइस फ्रीज़ नहीं होती। तो इट मीन्स कि 0 डिग्री पे अब फ्रीज़ नहीं हो रही, फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया, कम हो गया, 0 डिग्री से मज़ीद कम चला गया। तो रोड पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं बनती, इतनी ज़्यादा आइस नहीं बनती। इस वजह से एक्सीडेंट्स
कम हो जाते हैं। इसमें दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था हाउ इम्प्योरिटीज़ अफेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन था वाई रोड सॉल्टिंग इज़ डन, तो रोड सॉल्टिंग इसलिए की जाती है ताकि एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ किया जा सके। आपकी जो आइस फॉर्मेशन है रोड्स के ऊपर वो कम हो। ज़ाहिर है जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो अब 0 डिग्री पे पानी नहीं जम रहा बल्कि वो -3, -4, -7 पे जाके फ्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स कि कम आइस बनेगी, तो इससे एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि जो पोलर रीजन्स हैं आपके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसमें हर एक चीज़ फ्रीज़ हो जाती है, स्पेसिफ़िकली वाटर। अब हमारी बॉडी कंपोजिशन में 70% वाटर है, तो आखिर हमारे अंदर जो वाटर है वो क्यों नहीं फ्रीज़ होता। तो बेटा ये देखो, ये स्किन है ना, आपकी स्किन पे जस्ट अ मिनट, इस स्किन में सबसे ऊपर वाली जो आपकी लेयर है ये हैं स्किन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। इसके नीचे, स्किन के नीचे, ये ऊपर वाली लेयर के नीचे एक फ़ैट की लेयर है, ठीक है। आपकी एक फैटी लेयर होती है। आप जितना भी फ़ैट अगर खाने में लेते हैं या नहीं लेते, उसको नॉर्मली स्किन में भी यूटिलाइज़ किया जाता है। ये जो फ़ैट की लेयर है, फ़ैट हमेशा एक इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। इंसुलेटर क्या है, आपके पास 2 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी है आपकी कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर वो चीज़ है जिसमें से करंट या हीट वो दोनों पास ऑन कर सकती हैं, गुज़र सकती हैं, और इंसुलेटर वो चीज़ है जो अपने अंदर से हीट को या करंट को नहीं गुज़रने देगा। जैसे कंडक्टर की एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, आयरन, लोहा एग्जांपल ले ले। अब लोहा अगर आप किसी स्विच के साथ जाके लगाते हैं और स्विच ऑन है तो आपको करंट पड़ेगी। हालांकि आपने उंगली नहीं दी थी स्विच के अंदर, आपने तो वो लोहे वाली रॉड दी थी, लेकिन करंट उस रॉड से पास ऑन होके उस रॉड के अंदर से गुजर के आपके हाथों तक आ गई। ये है कंडक्टेंस। इंसुलेटर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स अपने अंदर से हीट को या करंट को नहीं गुजरने देते। जिस तरह आपकी हंडिया के जो हैंडल्स हैं ना प्लास्टिक के अंदर से हीट पास ऑन नहीं हो सकती, तो वो एक इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह फ़ैट हमारी बॉडी के लिए इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। तो हमारे अंदर फैटी लेयर जितनी ज़्यादा होगी वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और वो हमारी बॉडी को वाटर को फ्रीज़ नहीं होने देती, या अंदर जो सब्सटेंस हैं बाकी उन्हें फ्रीज़ नहीं होने देती। एक तो ये मैकेनिज़्म है हमारे पास, फ़ैट हमें प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा है हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म, उसको बोला जाता है थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पेलिंग है थर्मोजेनेसिस। थर्मो मीन्स हीट, ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट, और जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। अब थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज़्म सर्दियों में हमारी बॉडी में होता है। इसमें क्या होगा, आपने फील किया होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो हम कांपना शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। उस शिवरिंग की वजह से जब आपके मसल्स मूव करते हैं, शिवर करते हैं, तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। वो हीट आपकी बॉडी को फ्रीज़ नहीं होने देती। इस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मोजेनेसिस। तो एक फ़ैट हमें प्रोटेक्ट करता है और दूसरा थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस हमें प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर फ्रीज़ नहीं होता। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था फ्रीज़ बर्न। फ्रीज़ बर्न क्या होगा। एक तो आपने बर्निंग सुनी थी, आग से जल जाना। अगर आपका हाथ बाय चांस चूल्हे पे लग गया, आग के साथ लग गया, तो आप जल जाते हैं, लेकिन आप बर्फ़ से भी जल सकते हैं। फ्रीज़ बर्निंग क्या होती है, फ्रीजिंग में लेट्स सपोज अगर आपका हाथ बहुत देर तक बर्फ़ के अंदर स्टक हो गया है, बर्फ़ के अंदर जम गया है, तो अब आपका फ़ैट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल टोटली प्रोटेक्ट कर लेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपकी फिंगर्स, आपका हैंड सारा नम होना शुरू हो जाएगा। नम का मतलब है सुन्न होना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई फील करने की हिस्स बाकी नहीं रहेगी। तो ये नम्बनेस आहिस्ता आहिस्ता होती होती यहाँ पे जो आपकी ना पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, इधर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज छोटी छोटी सी, वो सारी की सारी कह लें कि रप्चर होना शुरू हो जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी। आपकी यहाँ फिंगर्स में, लेट्स सपोज के फिंगर्स मेरी आइस के अंदर स्टक हो गई, बर्फ़ के अंदर जम गई, तो क्या होगा, यहाँ पे फिंगर्स में
जो वाटर था पहले तो वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब आपने बायो में पढ़ा था कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स के मिलने से बनी है, तो वो सेल्स इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि वाटर के जब क्रिस्टल्स बनेंगे, वाटर फ्रीज़ होगा तो वो मेरे सेल्स को रप्चर करेगा, डैमेज करेगा। इस वजह से ये मेरी पूरी की पूरी फिंगर इतनी जितनी आइस के अंदर थी वो ख़राब हो जाएगी। और ख़राब क्या हो जाएगी वो फिर ना अक्सर ऐसा होता है कि नर्व्स भी डेड हो जाती हैं, आपका हाथ काटना पड़ जाता है, इतनी फिंगर्स आपकी काटनी पड़ जाएंगी, वो टोटली ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रीज़ बर्न यही फिनोमिना है जिसमें फ्रीजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड अगर हो जाए फ्रीजिंग, तो इस वजह से आपकी बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ्रीज़ बर्न तो अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फिनोमेना ये क्या है ये सारा एक्सप्लेन हुआ मिल जाएगा इजीली फ्रीज़ बर्न। अब हम अभी तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 एंड 7। टोटल ये 6 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपके 15 थे, 6 हमने कर लिए।